Morning, dear students. Today we are here with our social science topic, chapter 9, Fundamental Rights, Duties and Directive Principles of State Policy, part 3. See, in part 1 and part 2, we have already discussed many of the fundamental rights, but some of still left there. So we'll continue with that. Okay, so let's move on. So our next point is right against exploitation. Fine. Exploitation यानी परेशान करना. ठीक है, हम बहुत तरीके से परेशान होते हैं सोसाइटी में. फाइन, अगर हम कंज्यूमर है तो हम एक्सप्लॉइट होते हैं, दुकानदार हमें एक्सप्लॉइट करता है, परेशान करता है, हमें लूटता है, इसे कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन. फाइन, तो हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं. The main objective of the constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of other person and exploitation free society is established. Constitution का यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना हो किसी और के थ्रू. गेटिंग? एक्सप्लॉइट कौन करेगा? कोई दूसरा बंदा दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा, ऐसा ना हो. और एक ऐसी हम सोसाइटी एस्टैब्लिश करें जहां कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, कोई किसी को परेशान ना करे. दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब ये एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से होते हैं वो देखो. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब आई कैन से कि हमने देखा है कि विमेन्स को, चिल्ड्रंस को उठाया ले जाता है, किडनैप किया जाता है, जैसे बच्चों को किडनैप करवा के उनसे भीख मंगवाते हैं, इन दैट मैनर. ठीक है, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है. ड्रगेरी है, ड्रगेरी यानी ड्रग्स की आदत डाल देना. स्लेवरी है, यानी अगर इस तरीके से कहीं पे दूसरी कंट्रीज में भेज देते स्लेव्स की तरह. गेटिंग? या फोर्स्ड लेबर या ऐसी कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हमारी सोसाइटी में ना हो, ये सारी चीजें बैंड है. अगर कोई ऐसा करता है तो ये पनिशेबल एक्ट होगा. ठीक है, द वायोलेशन ऑफ दिस राइट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. कोई भी वायोलेशन यानी अगर किसी ने भी इस राइट को, इस अधिकार को तोड़ने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट गए, राइट, तो ये पनिशेबल होगा. ठीक है. इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का इलीगल ट्रेड, दैट इज चिल्ड्रन एंड वुमेन, जो मैंने कहा कि किडनैप कर लेना, फिर उनसे भीख मंगवाना एंड ऑल सच थिंग्स जो होती है, राइट, ये इलीगल है. राइट, ये ट्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज कंप्लीटली इलीगल, इट्स फुल्ली पनिशेबल. फोर्स्ड लेबर, imposed slavery, work without pay, आपके पास कोई काम करवा रहा है बट आपको सैलरी नहीं दे रहा है. जैसे हमने देखा है बाहर की कंट्रीज में ऐसे बहुत बार लोग फंस जाते हैं कि वो लोग आपका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लेते हैं, देन आफ्टर वो आपसे काम करवाते हैं, आपको सैलरी वगैरह नहीं देते. सो ऐसे इसे एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं. राइट, एंड द ओल्ड ड्रगेरी सिस्टम्स हैज टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट. सो ऐसे सारे सिस्टम्स को एंड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जितना भी हमने देखा कि ये सारी जो चीज है वो क्या है, दैट इज समवेयर हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय पीपल. राइट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे सोसाइटी में जो दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. राइट, सो ये नहीं होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, ओल्ड ड्रगेरी सिस्टम्स, राइट, दैट इज वी कैन से के डोंकी वर्क जो करवाता है ना. ओके, जैसे डोंकी वर्क वी कैन से के लोगों से कम पे में ज्यादा काम करवाना. फाइन, इसे कहते हैं ड्रगेरी सिस्टम. सो पहले से बहुत होता था, पहले काम करवाते ही रहते थे लोगों से, और उन्हें वो मिनिमम पे भी नहीं देते थे. ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए. फाइन, तो अदर देन दैट हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रगेरी, फिर स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर्स. जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हम रोज न्यूज में देखते हैं. गेटिंग? ड्रग्स के इश्यूज हम आजकल बहुत देख रहे हैं. फिर स्लेवरीज, और ठीक है वो तो अब काफी हद तक कम हो गया है, अब इतना नहीं रहा. फोर्स्ड लेबर भी हमारे गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स निकाले, ये कॉन्स्टिट्यूशंस ने राइट्स निकाले, इसके बाद काफी हद तक कम हो गया. जैसे पहले दूसरा यही राइट निकाला है गवर्नमेंट ने कि चिल्ड्रंस अप टिल 14 एज, गेटिंग, कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा. अगर वो कर रहा है तो उसे चाइल्ड लेबर कहा जाएगा. जैसे हम देखते हैं कि चाय की कितली में, होटल्स में, मोटल्स में, वहां पे लोग बच्चों से काम करवाते हैं. सो दैट इज कंप्लीटली इलीगल. दिस इज अ पनिशेबल एक्ट. ओके, जो काम करवा रहा है उसे भी जेल में डाला जा सकता है. सो आफ्टर ये सारे रूल्स के बाद अब बच्चे एक्सप्लॉइट होना कम हो गए, चाइल्ड लेबर नहीं हो रहा है.
गेटिंग। सो ऐसे बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हमारी सोसाइटी में है जो बहुत हद तक कम हो गए बट अभी भी है। फाइन। सो इसके लिए ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाया गया है। ओके। Now, to take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. जो हमने ओल्ड ड्रगरी सिस्टम्स देखा, राइट, वो यही है कि किसी पर्सन को पे नहीं करना या उसके काम के वो जितना ज्यादा काम करता है या जितनी मेहनत करता है उससे बहुत कम पे कर देना, राइट, या लेस देन मिनिमम वेजेस। जो गवर्नमेंट ने अब तो ये कर दिया कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस बना दिया है। इसका मतलब कि एक लेबर को कम से कम, जैसे हमने ऑटो में जाते हैं तो ऑटो में मिनिमम भाड़ा होता है, वो क्या होता है, दैट इज के सपोज यहाँ से आपको भले आधे 5 मिनट के रास्ते तक भी जाना हो पर आप ऑटो में बैठते हो तो आपको उसको एटलीस्ट 10 रुपए तो मिनिमम वेज है वो तो देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं 10 रुपीज नहीं दूंगा, दैट इज मिनिमम वेज। ओके, सो यहाँ पे अगर लेबर कोई काम करता है तो आप उसे कम से कम, गवर्नमेंट ने एक अमाउंट डिसाइड किया है कि एटलीस्ट आपको उसे इतना तो देना ही है, उससे कम तो नहीं देना है। फिर आप उसे भले वो काम थोड़ा सा करवाओ या ज्यादा करवाओ। गेटिंग। सो मिनिमम वेज तो उसे देना ही है। ऐसा नहीं कि आप बोलो इतना सा काम है तो मैं इतना मिनिमम वेज क्यों दूं, राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट। फोर्स्ड और इम्पोज्ड लेबर ये सारे पनिशेबल एक्ट है। एनी चाइल्ड अंडर, जो मैंने अभी बोला, एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, माइन और एनी डेंजरस प्रोफेशन, पेज, होटल और कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज अ हाउस होल्ड सर्वेंट। हम देखते हैं हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे काम वाले आते हैं। अब तो ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड हो गया, वरना जिसने उसे रखा है उस हाउस होल्ड को उस घर वालों को भी पनिश किया जा सकता है। फाइन। सो ऐसे जो क्योंकि लोग क्या करते थे पहले कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही चीपेस्ट लेबर होते हैं, यानी बहुत सस्ते लेबर्स होते हैं। गेटिंग। जो बड़े हैं, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि काम कितना डेंजरस है, उन्हें लगता है कि इतने पैसे मिल गए बहुत हो गया। फाइन। सो बहुत बार वो अपनी लाइफ को डेंजर में डाल देते थे एंड फॉर दैट कंप्लीटली नॉट अलाउड है कि 14 से नीचे के बच्चे कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस। तो फिर जो चाइल्ड लेबर एक्ट आया उसके बेस पर ये सारे पनिशेबल ऑफेंस, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो पनिशेबल एक्ट होगा। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सॉट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ द स्टेट मिलिट्री सर्विस इन एनी फील्ड्स irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration। ठीक है, ये मैंडेटरी सर्विसेज है। मैंडेटरी सर्विसेज का मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गई, गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज है, मिलिट्री सर्विसेज देख लो, मतलब मैंडेटरी जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, राइट, वहां पे भी देख लो कि वो चाहे फिर कोई भी पर्पस के लिए हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो, स्टेट मिलिट्री सर्विसेज हो, राइट, वो कोई भी फील्ड की हो, राइट, वहां पे कोई भी पर्सन को एम्प्लॉय किया जा सकता है irrespective of the religion, gender, caste or class, राइट। उनके कोई कास्ट, क्लास या उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फाइन। Any citizens of India can follow any religion of choice. So our next point is right to freedom of religion। ठीक है, हमारा नेक्स्ट राइट क्या है कि हम, we all know that our country India is a multiple religious country. We have numbers of religion in our country. Fine. So ये बहुत important है कि हर एक बंदे को अपने रिलीजन को चूज करने का राइट होना चाहिए या अपने रिलीजन को फॉलो करने का राइट होना चाहिए। फाइन। सो इसलिए एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, can promote and propagate the same is mentioned in the provisions of the constitution of India, right। वो अपने को किसी भी चॉइस के रिलीजन को फॉलो तो कर सकता है, इसके अलावा उसे प्रमोट भी कर सकता है, उसे प्रोपोगेट भी कर सकता है, ये भी छूट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दी है। But this right is to be enjoyed within permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society. But इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हुए दूसरे रिलीजन की इंसल्ट करो, नहीं। All religions should be treated respectfully. आपको आपका रिलीजन प्यारा है, ग्रेट, आप उसे प्रमोट करो, प्रोपोगेट करो, ठीक है, बट इस तरीके से नहीं कि आप दूसरे रिलीजन की इंसल्ट कर रहे हो या दूसरे रिलीजन को आप अवॉइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला कि बट दिस राइट इज टू बी एंजॉय, कि ये राइट उसी तरीके से एंजॉय करना चाहिए विद इन परमिसिबल लिमिट्स। वो लिमिट्स आपको क्रॉस नहीं करनी है, राइट, क्योंकि अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव,
फ्रीडम को, मोरालिटी के हर एक दूसरे रिलीजन की अपनी एक इमेज होती है, अपनी एक इज्जत होती है, उसको इफेक्ट करेगी, हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को इफेक्ट करेगी। गेटिंग द रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स और प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। गेटिंग यहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग्स करना, ऑफरिंग करना या प्रेयर्स करना, ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। Okay, the state of India does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principles of any religion or sect. ये बहुत important line है, just concentrate on this, कि हमारी state किसी भी एक religion based state नहीं है। Getting कि अगर इसका मिनिस्टर, इस स्टेट का मिनिस्टर ये हिंदू है तो वो हिंदू को सपोर्ट करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को सपोर्ट करेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, हमारा कोई भी इंडिया का स्टेट ले लो या हमारी कंट्री किसी भी रिलीजन बेस्ड कंट्री या रिलीजन बेस्ड स्टेट नहीं है। गेटिंग या इंडियन स्टेट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रिंसिपल्स या उसके सेक्ट को फॉलो नहीं करता। ओके, so in the eye of government, in the eye of, we can say, our country, all the religion treated equally. Okay, the state cannot interfere in the religious matters or religious beliefs of any group. कोई भी state किसी भी religious matters पे या religious belief या के ऐसे कोई भी groups को support नहीं करेगा या उसमें interfere नहीं करेगा। गेटिंग कि कोई एक स्टेट है या कोई ऐसे मिनिस्टर्स है जो एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को फॉलो करे या उसे सपोर्ट करे, सो दिस इज नॉट अलाउड। ये पनिशेबल होगा, ऑफेंस, या वी कैन से कि ये इलीगल है। ठीक है, कोई भी स्टेट ऐसे कोई भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करना अलाउड नहीं है। The religious groups have been given to freedom to establish any religious organizations and can manage the administer them for religious and philanthropic aims. So हर एक religious group को ये आज़ादी दी है कि वो अपने I can say कि अपनी freedom of any religion right वो place कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है। जैसे जैसे हम कहते हैं कि हिंदूज की स्कूल होती है तो वी कॉल वैदिक स्कूल और इन दैट मैनर, या मुस्लिम्स की मदरसा है ऐसे स्कूल्स। तो ये ऐसा नहीं है कि वो हर लोग ये सोचते हैं कि उनके बच्चे अपनी रिलीजन को सीखें। सो ऐसे सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्री टू रन। ठीक है, ये पूरा अधिकार है उनको कि ऐसे ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स ऐसे एस्टैब्लिश कर सकती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, उसे मैनेज कर सकती है, उसे एडमिनिस्टर कर सकती है, या उसके फिलेंट्रॉफिक आई कैन से कि फिलेंट्रॉफिक एम्स को भी फुलफिल कर सकती है। अब फिलेंट्रॉफिक एम्स क्या है? तो philanthropic we can say कि seeking to promote or welfare of others, or we can say some of the religion. Okay, कि जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम्स बच्चों के मदरसाज होते हैं, राइट, तो वहां पे वो बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम्स वो एक उनका रिलीजन अपनाते हैं, वो उर्दू सीखते हैं, ऑल सच, जैसे वैदिक है तो संस्कृत एंड ऑल सच इन दैट मैनर। तो उनका एक फिलेंट्रॉफिक एम क्या होता है? फिलेंट्रॉफिक इन द सेंस कि उनका ये होता है कि उनके रिलीजन के बारे में वो सीखे और जाने कि ये रिलीजन क्या है। फाइन, सो ये उनके पास पूरा राइट है। The state cannot use the funds collected through public taxes or a public fund for the benefit and development of any specific religion or sect. ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, राइट। हमारे पास से पब्लिक जो टैक्सेस लेते हैं गवर्नमेंट या पब्लिक फंड्स जो लेते हैं, वो पैसों को वो किसी भी रिलीजन, स्पेसिफिक रिलीजन या किसी भी स्पेसिफिक सेक्ट के पीछे वो पैसा खर्च करे उनके डेवलपमेंट के लिए, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर वो खर्च करेंगे तो सबके लिए, किसी भी रिलीजन बेस नहीं होगा। The educational institution running on government grant cannot impart religious education or compel that students to participate in any religious educations or attend any religious meet. जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स है या जितनी भी स्कूल्स गवर्नमेंट ग्रांट पे चलती है, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो किसी बच्चे को पर्टिकुलर रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन नहीं देंगे, राइट, या वो किसी भी बच्चों को रिलीजियस ऐसी कोई उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे रिलीजियस एजुकेशंस में, या ऐसे कोई रिलीजियस मीट पे वो जबरदस्ती किसी को बुलाया, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसे स्कूल्स में या ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट स्कूल्स में ये सारी चीजें अलाउ नहीं है, राइट। स्कूल्स
में हर एक रिलीजियस को रिस्पेक्ट देना सिखाया है, राइट। किसी भी रिलीजियस मीट में या रिलीजियस एडुकेशन में पार्टिसिपेट करना किसी को फोर्सफुली, दैट इज नॉट अलाउड, ओके। So now comes cultural and educational rights. Now what is this? People of various religions, various languages and cultures live in India. We all know such truth, right? कि बहुत सारे टाइप के लोग हैं हमारे कंट्री में, right? With various varieties of religion, languages and their culture. We all do have different religion, different language, different culture, and that's why we called India as a multicultural country, right? So, or a multi-religion country, you can say, fine. So the people of India have a right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity, right? And that is true, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे religion, इतना सारा languages, cultures and all, so सबके पास ये अधिकार है या सबके पास ये हक होना चाहिए कि वो अपने culture को, अपनी language को, अपने religion को, अपने script को, राइट वो आगे बढ़ाए, वो अपने एक रिलीजन को आइडेंटिटी दे, अपनी कल्चर की एक आइडेंटिटी बनाए, अपनी एथेंसिटी रखे, फाइन। सो ऑब्वियस है कि ये हम सबके पास ये हक होना चाहिए, बिकॉज क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडिया एक मल्टी रिलीजन कंट्री है, क्योंकि इंडिया ने ये हक दिया है सबको कि यहाँ कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर एक्सेप्टेबल है। अगर ये कहा है तो फिर ये सारे हक, ये सारे राइट्स भी हमारे पास होने चाहिए, फाइन। एथेंसिटी अगर नहीं पता हो तो आई कैन से दैट के द फैक्ट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप, ठीक है। आप किसी भी सोशल ग्रुप से, इन शॉर्ट किसी भी रिलीजन से, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, ओके, वो एक फैक्ट है, एंड उससे एक्सेप्ट करना, उसकी आइडेंटिटी एक फॉर्म करके, फ्रेम करके रखना, that is also required, fine. So any educational institution which rely on a government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reasons. So कोई भी ऐसे educational institutions जो government grant पे dependable है, rely यानी जो government grant पे dependable है, right, वो कभी भी किसी को भी admission देने से कौन से terms पे मना नहीं कर सकती, on the terms or on the grounds of religion। कोई ये स्कूल वाला या कोई इंस्टीट्यूशन ये नहीं कह सकता कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, या इस इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकते, या आप इस कास्ट, क्रीड या लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, या ऐसी कोई भी रीजंस पर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन एडमिशन से मना करता है, सो दैट वुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस, फाइन। If an individual appeals to vote on the ground of religion, caste or language, then it is considered as malpractice as per Act 123 Section 3, ठीक है। So अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बंदा अगर वोट करता है किसके बेस पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन के नाम पे या कास्ट या लैंग्वेजेस के नाम पे अगर वो वोट दे रहा है, तो उसे कहा जाएगा माल प्रैक्टिस, राइट, उसे गलत ठहराया जाएगा। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग और समथिंग लाइक अ क्राइम, फाइन। सो उसे पनिश किया जा सकता है अंडर सेक्शन दैट इज एज पर द एक्ट ऑफ 123/3, ओके। Next, any of the state can frame a law and provide the right to its citizens to form and manage any of the educational institute based on culture or linguistic minority. अब यहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी अवर कंट्री इज अ फेडरल स्टेट, फाइन, हम इसे क्या कहते हैं, फेडरल कंट्री कहते हैं, और वी इवन कॉल अ फेडरल स्टेट, स्टेट यानी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ कंट्री, फाइन। सो फेडरल स्टेट इसलिए कहा गया है, फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल मीन्स कि नो डाउट हमारे यहाँ पे पूरा वी डोंट हैव आई कैन से 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, हमारी कंट्री की एक ही गवर्नमेंट है, आई कैन से, फाइन, जो विच वी कॉल्ड एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे कंट्री को हैंडल करती है। बट द फैक्ट इज कि ओनली single handed government cannot able to run such a big country like India, and that's why सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर एक स्टेट वाइज उसे डिवाइड कर दिया कंट्री को, ठीक है। डिवाइड करना इन द सेंस कि स्टेट वाइज, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो स्कूल का मैं लेती हूँ, चलिए, कि अगर आपकी एक स्कूल है, डू यू थिंक कि सिर्फ अकेले प्रिंसिपल कैन एबल टू रन अ स्कूल, ओनली अ प्रिंसिपल?
डू यू थिंक कि वही वही जाके 1 to 12 तक के सारे स्टैंडर्ड्स में अकेले पढ़ा है, वही जाके सारे सब्जेक्ट्स अकेले पढ़ा है, वही जाके सारा मैनेजमेंट करे, सब कुछ वो अकेले करे? इज इट पॉसिबल? नो. सो स्कूल को प्रॉपरली रन करने के लिए व्हाट दे थॉट, उन्होंने सोचा कि वी मस्ट डू वन थिंग, कि स्कूल को बहुत ही सिस्टमैटिकली मैनर्स में रन करने के लिए लेट्स डिवाइड इट इनटू अ क्लास. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, क्लासेस वाइज स्कूल को डिवाइड कर दिया. जैसे 1 to 12 हो गई ये क्लासेस. अब क्लास के हिसाब से देख लो. डू यू थिंक ओनली अ सिंगल टीचर कैन एबल टू टीच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट? वो पॉसिबल हो पाएगा? राइट. क्या स्टूडेंट्स कैन एबल टू एंजॉय ऑल सच सब्जेक्ट्स बाय वन टीचर? एक ही टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, आप एंजॉय कर पाओगे जैसे आप नर्सरी में पढ़ते थे? नो. राइट. एंड दैट्स वाई क्या सोचा कि हर एक सब्जेक्ट अच्छे से जाए, हर एक सब्जेक्ट में आपको एक्सपर्टाइज मिले, इसके लिए सब्जेक्ट टीचर्स रखे गए. सो इन द सेम मैनर कंट्रीज भी इसी तरीके से सिस्टमेटिक वर्क करती है. फाइन. सो पूरी जो कंट्री है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं संभाल सकती इतनी बड़ी कंट्री को, या वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा जो हमें सिस्टमैटिक मैनर्स में उसे संभालना. इट वॉन्ट बी पॉसिबल एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर अ स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रन. एंड अगेन अ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अनेबल टू हैंडल सच अ बिग स्टेट्स. गेटिंग उस स्टेट्स में कितने ही ये स्टेट कितना ही बड़ा होता है, राइट. कितने सारे आई कैन से सिटीज होते हैं, जिले होते हैं, राइट. दैट इज डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल सच. फाइन. तालुकास होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, नंबर्स ऑफ विलेजेस, देन कम्स नंबर्स ऑफ सिटीज एंड ऑल सच. सो इतनी बड़ी स्टेट्स को सिस्टमैटिकली संभालने के लिए क्या कर दिया, और डिवाइड करते गए. कैसे? विलेजेस में क्या डाल दिए, पंचायत डाल दिए कि विलेज को कौन हैंडल करेगा, एक पंचायत हैंडल करेगी स्पेसिफिक विलेज को, जैसे जितने भी विलेज उतने पंचायत, राइट. फिर तालुका को तालुका पंचायत हैंडल करेगी, फिर डिस्ट्रिक्ट को. तो इन दैट मैनर व्हाट हैपेंस कि हर एक अपने अपने लेवल पे अपना अपना डेवलपमेंट, अपने एरिया का डेवलपमेंट करता जाए. फाइन. सो इसीलिए एनी ऑफ द स्टेट कैन फ्रेम एनी लॉ can frame a law and provide the right to its citizen. तो हर एक स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसके स्टेट में मल्टीपल वी कैन से कि फॉलोइंग सिटीजन्स रहते हैं, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल रिलीजन फॉलो करने वाले सिटीजन्स रहते हैं, राइट. राइट. कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है. देयर आर नंबर्स ऑफ such types of citizens living. So हर एक को न्याय देना या हर एक के अधिकार या हर एक के राइट्स उन्हें देना, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अंडर हिज एरिया. फाइन. सो and manage any of the educational institute based on cultural and linguistic minority. Fine. So इसीलिए उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हर एक लिंग्विस्टिक, हर एक माइनॉरिटी और हर एक कल्चर को उसके बेस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए. Fine. So the state shall not discriminate in giving educational grants or educational scholarship from the state fund to any of linguistic religious minority institutions. अब यहाँ देखो कि अब ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि चलो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के हिसाब से बनवाए. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कुछ लैंग्वेज ऐसी है जो माइनर, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि हम वी आर स्टेइंग इन गुजरात, राइट. हमारा स्टेट गुजरात है, यहाँ की हमारी मेन लैंग्वेज हो जाती है मदर टंग, वी कॉल इट एज गुजराती. फाइन. सो गुजराती इज अ मेजॉरिटी लैंग्वेज. फाइन. बट कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जो माइनॉरिटी भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मराठी यहाँ पॉसिबल नहीं है, ओके. फिर उर्दू यहाँ पॉसिबल नहीं है, बहुत कम ऐसी होगी. तो ऐसी भी जैसे उर्दू सिखाने वाली, तो जैसे मदरसाज आर आल्सो देयर. फाइन. सो ऐसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, ओके. एंड दैट्स व्हाई अब स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जितनी भी ऐसे एजुकेशनल ग्रांट्स, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हर एक ऐसे लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन के बिना पर दिया जाए. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव ना करे. गेटिंग कि जैसे मैंने कहा कि मदरसास, तो गवर्नमेंट ये नहीं, या गुजरात गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि हम सिर्फ ऐसी दूसरी स्कूल्स को ग्रांट देंगे या इस स्कूल को हम कम ग्रांट देंगे या बाद में करेंगे. नहीं, दैट इज नॉट टू बी डन. फाइन. अगर ग्रांट देना है तो सबके लिए. सो आई कैन से in the eye of government, each and every educational institute is one and same or equal.
ठीक है। सो जो दूसरे स्कूलों को अगर इंस्टीट्यूशंस को एजुकेशनल ग्रांट्स या स्कॉलरशिप मिलती है, वो ये सारी इंस्टीट्यूशंस को भी, लिंग्विस्टिक रिलीजन माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को भी मिलनी चाहिए। फाइन। सो ये अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। If the state desires to take over or confiscate the property of minority institutions, then it can do so only after giving proper returns. अगर स्टेट ये डिजायर करे या स्टेट ये सोचता है कि ऐसे जितनी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को वो कॉन्फिस्केट करना चाहे या टेक ओवर करना चाहे, टेक ओवर या कॉन्फिस्केट दिस वन एंड सिप, फाइन। सो ये भी स्टेट तभी कर सकता है जब वो इन रिटर्न एक प्रॉपर आई कैन से प्रॉपर रिटर्न्स दे उनको, राइट। उनकी जो डिमांड है या वो जो भी चाहता है, वो अगर इक्वली वो लोग रेडी है, ओके, पब्लिक इज रेडी टू डू दैट, या गवर्नमेंट उन्हें जो भी प्रॉमिस कर रही है वो उन्हें करना पड़ेगा फिर। इन दिस वे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये भी चीज का ध्यान रखा है कि कल्चर और एजुकेशन के राइट्स भी लोगों को मिले। एजुकेशनल राइट्स जो आगे हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, दैट वाज अ कॉमन एजुकेशन वी आर टॉकिंग, बट यहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू सम कल्चर, रिलेटेड टू सम रिलीजन, रिलेटेड टू सम लैंग्वेजेस, फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बोला था कि अगर ये राइट नहीं है तो आगे के जितने भी राइट्स है वो सारे यूजलेस है, वो किसी भी काम के नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था? सो सी, रेमेडीज का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ मेडिसिन और अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। किसी की कोई बीमारी है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम रेमेडीज फाइंड करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं या हम उसकी मेडिसिन करते हैं। तो इन दैट मैनर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। सी, नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम्ड और हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स, इफ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, देन there remains no meaning of such freedom or rights. जैसे यूजुअली हम कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस किताबों के लिए अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट्स नॉट ट्रू, फाइन। कि इतने सारे लॉज बना दिए हमने, फ्रेम कर दिए इतने सारे लॉज, प्रोविजंस रख दिए, फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर लिए, पर कोई उसे फॉलो ही नहीं करे, कोई उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करता है, तो ऐसे कुछ राइट्स या रूल्स या रेगुलेशंस का या डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं रह जाता। Getting? So therefore a provisions has been made in the constitution for the implementation of these rights, and under it a writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right. See, so इसीलिए constitution ने ये सोचा कि इसका implementation भी strictly होना चाहिए इन rights का, fine। और इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ writs दिए हैं, राइट, कि कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो writ के अंडर वो बहुत सारे केसेस स्यू कर सकता है, ठीक है। अब writ क्या है? देयर आर नंबर्स ऑफ writ passed by सुप्रीम कोर्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कहा है उसके बेस पे ऐसे बहुत सारे writ है विच इज फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट। एक अगर writ की मैं बात करूं तो हमने अभी आगे आई थिंक पार्ट 2 में हमने प्रिवेंटिव डिटेंशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे अगर आपको कोई इलीगल गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस से, ऐसा कुछ, ओके, सो आप अपने लॉयर को आपके चॉइस के लॉयर को कॉल करने का आपके पास अधिकार है, एंड सो। तो ये भी एक writ के अंदर आता है और इस writ का नाम है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। ये हैबियस कॉर्पस के अंदर आता है कि आपको कोई इलीगली अरेस्ट कर लेता है या आपको कोई इलीगल ऐसे कुछ, किसी पुलिस ने आपको 24 आवर्स के ऊपर अगर आपको जेल में बंद रखा है विदाउट प्रेजेंटिंग इनटू मैजिस्ट्रेट एंड ऑल सच। सो ये जो writ है ये आपने बहुत सारे मूवीज में भी सुना होगा। आई थिंक शायद एक मूवी था LLB, राइट, उसमें ये वर्ड यूज होता है हैबियस कॉर्पस से। व्हेनेवर कोई आपको गिरफ्तार करता है, इलीगली गिरफ्तार करता है, तो आपके पास आप उस पर केस कर सकते हो हैबियस कॉर्पस का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे writs है, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सैटररी है, राइट, प्रोहिबिशन है, ऐसे numbers of writs are there which is passed by Supreme Court। we can say कि whenever आपको लगता है कि आपके fundamental rights violate हो रहा है, so you can use such a types of writs,
ओके सो ये इसलिए बनवाए गए हैं सो दैट के सिटीजन्स के लिए ये सिर्फ जो राइट्स है वो लिखावट के लिए या नाम के लिए फ्रेम नहीं किए गए बट इसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करे और अगर इसको वायलेट करता है अगर उसके कोई अगेंस्ट जाता है तो भी क्या कर सकते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये इसके ट्रीटमेंट है राइट कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को फॉलो ना हो तो क्या किया जा सकता है Okay, so this right has been accepted as the right to constitutional remedies. The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights. I can say that Supreme Court is the best protection of constitution. I can say right कि constitutions को strictly follow करना, constitutions को protect करने का काम पूरा Supreme Court करता है. तो obvious है कि Supreme Court plays an important role in protecting fundamental rights too. Okay, and for these, if the court finds it necessary, then it can give orders, instructions, or decree. So, अगर court को लगा या ऐसा जरूरी भी लगता है court को, तो court orders pass कर सकती है, instructions दे सकती है या decree. Decree, instructions, orders is one and same. Fine. चलो नेक्स्ट क्या है कि द अपेक्स कोर्ट किसको कहते हैं ना अपेक्स वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफ अ कंट्री एंड आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट ठीक है अगर मैं बोलूं अपेक्स कोर्ट हम स्टेट कोर्ट को यानी हाई कोर्ट को भी कह सकते हैं अगर मैं बोलूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफ अ स्टेट so we can call a high court getting so the apex court is vested with the powers given by the constitution so जितना हक सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकता है उतना ही राइट वही राइट हाई कोर्ट को भी दिया गया है बट थोड़ा कम गेटिंग बट ऐसा लगता है कि अगर हाई कोर्ट भी किसी राइट को या किसी हक को अगर वो किसी को लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है उनके डिसीजन से सो दे कैन मूव टू द अनदर अपेक्स कोर्ट एंड दैट इज द ओनली वन सुप्रीम कोर्ट फाइन सो हर एक अपेक्स कोर्ट के पास ये पावर है Constitution ने ये पावर दिया है उनको nobody can oppose it if any person puts a complaint against any state for the violation of a fundamental right then the Supreme Court can exercise its right और fundamental rights को listen students इतना important दिया है यूजुअली क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल नहीं कर सकते यू कैन नॉट sue केसेस डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट फाइन एन इंडिविजुअल एक कॉमन पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता कुछ ही ऐसे केसेस है जिसमें वो जा सकता है गेटिंग सो वो केसेस गिने चुने हैं वो आगे आएंगे चैप्टर्स में विल कंटिन्यू विद दैट सुप्रीम कोर्ट में बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि फंडामेंटल राइट ऐसी एक चीज बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल के साथ ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेट वायलेट कर रही है उसके फंडामेंटल राइट यानी वायलेशन यानी उसको उसका अधिकार नहीं दे पा रही है कोई भी स्टेट दैट पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस स्यू कर सकता है राइट कहाँ फंडामेंटल राइट्स के इश्यू में फाइन अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू गो इन सुप्रीम कोर्ट एक कॉमन बंदे के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना इट्स नॉट पॉसिबल वो हाई कोर्ट में जाएगा पहले या फिर वो कोई भी अपने सिटी कोर्ट में जाएगा देन अगर वहां और सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा तो धीरे धीरे ही कैन एबल टू गो बट डायरेक्टली कब जा सकता है वो व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट और ये ही एक फंडामेंटल राइट ऐसा मैटर है जिसमें आप कोई भी कोर्ट्स में जाके कंप्लेन कर सकते हो वेदर इट इज हाई कोर्ट वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट वेयरएवर यू वांट ओके सो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज कंसिडर्ड दिस राइट एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंने पहले भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस माना जाता है एंड इट इज अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब आम्बेडकर क्योंकि ये नहीं द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं तो बाकी के 5 रेमेडीज बाकी के 5 राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता गेटिंग उसको सिर्फ लिख के रख दिया बट नोबडी इज इम्प्लीमेंटिंग नोबडी इज फॉलोइंग देन देयर इज नो यूज ऑफ सच फाइन नेक्स्ट कम्स द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ giving such an order to any of the court और पार्लियामेंट इस ऐसे रिलेट करते हुए केसेस को किसी को भी दे सकता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो केसेस है उसे पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट को दे सकता है राइट वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को वो हैंडल करने दे सकता है वो या चाहे तो किसी हाई कोर्ट को दे सकता है उससे रिलेट करते हुए स्टेट्स में है तो गेटिंग सो इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली frames any which violates
the fundamental rights are not in congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. See, if the state legislative assembly, अगर कोई state legislative assembly frame करती है, right, frames any which violates the fundamental rights. See, कोई भी state government है, वो ऐसे कोई भी, sorry for disturbance, so let's continue. कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अगर कोई भी तरह का लॉ फ्रेम करती है, राइट, सी स्टेट के पास ऐसा ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि वो अपने स्टेट्स के हिसाब से किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ पे गुजरात में ट्रैफिक इश्यूज बहुत है, या पर्टिकुलर सिटीज की बात ले लो, राइट, किसी सिटीज में बहुत ट्रैफिक इशू है, तो वहां पे उन्होंने पनिशमेंट या पेनल्टी के चार्ज बढ़ा दिए या ऐसे कुछ, सो ऐसे टाइप के वो लॉ फ्रेम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, फाइन. बट अगर किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऐसा कोई भी लॉ फ्रेम किया है विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स को तोड़ने के में जा रहा है, राइट, और नॉट इन कंग्रुएंस ऑफ इट, या फंडामेंटल राइट्स के रूल्स में नहीं आता है, इट्स अगेंस्ट ऑफ इट, तो सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप द स्टेट. तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो किसी भी स्टेट को ये ऐसे टाइप के लॉज फ्रेम होने से रोक सकती है, वो ऑर्डर पास कर सकती है, वो डेक्री पास कर सकती है, ठीक है. Now, thus this right provides an opportunity to any of the citizens to approach court for violations of fundamental rights. So ये जो right है, that is constitutional remedies, ये right provide करती है हर एक citizen को एक ऐसी opportunity कि वो court तक जा सकता है अगर उसके rights या उसके अधिकार उसे नहीं मिले हो. Okay, the Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizens. These rights are given against the governments, right? ये Constitution ने ये rights सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिए हैं, ठीक है. बाहर के लोगों को या बाहर का अगर कोई सेटल होता है, जब तक उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं आ जाती, तब तक वो राइट्स को फॉलो, उसे फंडामेंटल राइट्स नहीं फॉलो होंगे, या उसके साथ अगर कुछ भी वायलेट होता है या व्हाटएवर, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता. ओके, सो दिस राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स. तो ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट्स के खिलाफ में ये कैसे राइट है, राइट, कि गवर्नमेंट जहां पे प्रूफ नहीं होती है कि गवर्नमेंट उस राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, या हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो रहे पास, वो सेंटर भी हो सकता है, वो स्टेट भी हो सकता है, राइट. मींस अगर फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे, यानी वो गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है फॉर गिविंग सच राइट्स टू यू, तो आप कहीं ना कहीं अगर केस यू कर रहे हो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो केस जाएगा, गेटिंग. सो वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट. The fundamental rights are applicable to all its citizens at all the time, but can be suspended during the time of emergency. ये बहुत important topic है children, कि ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल है हर एक सिटीजन्स को और हर एक टाइम के लिए, बट सिर्फ एक वैसा टाइम है दैट इज वी कॉल्ड इमरजेंसी टाइम. कोई भी इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या कोई वॉर हो, ऐसा कोई भी इमरजेंसीज कभी भी होती है, देयर आर नंबर्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है, वो कभी भी हो सकती है. सो ऐसे इमरजेंसीज के टाइम पे ही कोई भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है. उस वक्त तक के लिए, जब तक वो इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाती, तब तक के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं होगा. मतलब इन शॉर्ट, एट दैट टाइम गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेगी, दैट इज टू बी फॉलोड बाय द पब्लिक एनी हाउ, अप टिल वो इमरजेंसी फिनिश ना हो जाए, उसके बाद अगेन कंटिन्यूटी होगा, ठीक है. नो स्टेट कैन फॉर्म एनी लॉज व्हिच टेक्स द फंडामेंटल राइट्स टू दिस सिटीजंस, ठीक है. कोई भी स्टेट ऐसे कोई भी लॉज फॉर्म नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता हो, या वो सिटीजंस को कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, ऐसा कुछ भी कोई भी स्टेट फॉर्म नहीं करेगी. ग्रेट. Here I am ending my lecture. Fine. I think we have discussed all the fundamental rights. हमने fundamental rights का topic यही मैंने complete कर दिया है. Next we'll move on to fundamental duties. Up till goodbye. Take care. See ya.